क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन करा दिया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसको देखिए। लिखा है 2 resistors of 2 ohm and 3 ohm are connected number 1 in series, part B in parallel, with a battery of 6.0 volt and negligible internal resistance. For each case, draw a circuit diagram and calculate the current through the battery. In each case, you have to draw the circuit diagram and current drawn from the battery. Question पहली बात बार बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि जितना दिमाग में कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप सोचेंगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। बहुत सिंपल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 20 के ए पार्ट की बात करते हैं, फिर बी पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला 2 रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का। चलो भैया, ये रहा 2 ओम वाला और फिर ये रहा 3 ओम वाला। अपने मन से नामकरण कर दो, ये R1 है और ये R2 है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसको एक सेल से जोड़ा गया या बैटरी से, व्हाटएवर जो भी कहा गया है। बैटरी तो बैटरी है, तो बैटरी का सिंबल ऐसे बनता है ना। सेल में केवल एक प्लस माइनस प्लेट होती है, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट लगा के खत्म कर देते हैं। बैटरी में ऐसे कई पेयर बनाने पड़ते हैं, तो प्लस माइनस। इसका जो ईएमएफ है बैटरी का, जिसको आप इक्विवेलेंट ईएमएफ कहते हैं, ये 6.0 वोल्ट गिवन है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो पहला काम हो गया सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने वाला। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहला कदम क्या होता है कि आपके दिमाग में या आपकी कॉपी में एक सही सर्किट डायग्राम बन जाना चाहिए, जो कि बन चुका है। पहला स्टेप पूरा हो चुका है। दूसरा स्टेप होता है बैटरी या सेल के रेजिस्टेंस को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए। ठीक है, अब इक्विवेलेंट निकालने से पहले एक स्टेप आ जाएगा कि आप ये पता करो कि क्या क्या सीरीज में, क्या क्या पैरेलल में। अर्थात सर्किट डायग्राम बनने के बाद पहला स्टेप होता है कि ये पता कर लिया जाए कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में है। तो ये पता करने के लिए इससे पहले एक चीज ये पता होनी चाहिए, करंट कैसे कैसे जा रही है। ठीक है, यानी मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूं, सीधे सीधे एक सिचुएशन समझिए। पहला स्टेप सर्किट ड्रॉ करना, दूसरा स्टेप आप तुरंत करंट को ड्रॉ करो। करंट हमेशा बैटरी के प्लस से निकलेगा या निकलेगी, जो भी है। तो ये आई हो गया, आई आई आई, जोर से आई, ठीक है, और ये आ गई। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? 2 स्टेप हो चुके हैं। लिखा भले हमने अभी केवल एक ही चीज है, सर्किट बनाया है, लेकिन काम हम 2 कर चुके हैं। क्या? पहला सर्किट डायग्राम बन चुका है और दूसरा ये पता चल चुका है कि सेल के अलावा जो 2 रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, वो आपस में कैसे हैं? सीरीज में हैं, क्योंकि दोनों के थ्रू करंट क्या हो रही है? सेम पास हो रही है। ये सीरीज की पहचान है। अब कहते हो सर ये में कौन सा रॉकेट साइंस छोड़ दिया आपने? क्वेश्चन में तो लिखा ही था सीरीज में जोड़े। ठीक है, तो अगर ना लिखा होता तो, केवल सर्किट डायग्राम बन के आया होता तो, आएगा समझ में, तो आपको पहचानना पड़ता। तो आपका पहला कदम होता है सर्किट डायग्राम को कॉपी पे ड्रॉ कर लो। दूसरा कदम होता है कि आप सर्किट में करंट को फ्लो करवा दो और करंट के फ्लो के अनुसार ये चेक कर लो क्या क्या चीजें सीरीज में और क्या क्या पैरेलल। चीजें मतलब कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में, कौन कौन से पैरेलल में। तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि R1 और R2 में सेम करंट, वही वाली करंट पास हो रही है, इसका मतलब दोनों सीरीज में। तो हमारा पहला तीसरा कदम हो गया, लिखेंगे बिकॉज R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ठीक है बेटा, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज में R1 प्लस R2, इसलिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 है 2, R2 है 3, कुल मिला के R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5 ओम। 3 स्टेप पूरे हो गए। ठीक है,
चौथा स्टेप होता है बैटरी का, मतलब दिमाग में रखिएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लिंक आपको हम भेज देंगे, आप देख लीजिएगा, दोबारा अपने पास लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। पहला स्टेप सर्किट ड्रॉ करना, दूसरा स्टेप करंट को फ्लो कराना, तीसरा स्टेप ये चेक करना करंट फ्लो को देख के कि क्या क्या सीरीज में क्या क्या पैरेलल में। चौथा स्टेप आप बैटरी वाले या सेल वाले रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी जितना पोर्शन है उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चौथा स्टेप होगा कि आपके पास जानकारी में रहना चाहिए कि बैटरी या सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, तो इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में बता दिया गया। चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप, आप जरूर इस बात को चेक करिए कि क्या बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं है, अगर है तो लिख लीजिए, नहीं है तो जीरो लिख लीजिए अपने पास। बिल्कुल फंडा क्लियर रहना चाहिए। कितने स्टेप हो गए? 5, ठीक है। अब छठवां स्टेप जो है वो क्या है, आप तुरंत फॉर्मूला लिखेंगे, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर इक्विवेलेंट। बेसिकली देखा जाए तो I बराबर V अपॉन आर ही लिखा है हमने, ठीक है, लेकिन सधे हुए तरीके से लिखा है, ठीक है। तो अब क्योंकि आपने बैटरी से निकलता हुआ करंट क्या शो किया है सर्किट में, I है, तो I बराबर E इक्विवेलेंट कितना हो गया 6, स्मॉल r कितना 0, कैपिटल R कितना 6, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 1। 2 सवाल पूछे गए थे, सर्किट डायग्राम बनाना और बैटरी से कितना करंट निकल रहा है ये पूछा गया था, तो उन दोनों हमने निकाल ली। बात समझ में आ गई आपको? 6 नहीं 5 है, ठीक है। अच्छा ये 5 है, R इक्विवेलेंट ये 5 हो गया, कोई बात नहीं, तो ये 1.2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं? पहला स्टेप सर्किट बनाना, दूसरा स्टेप सर्किट में करंट को फ्लो कराना, तीसरा स्टेप सीरीज या पैरेलल में कौन कौन से रेजिस्टेंसेस है उनको चेक करना, चौथा स्टेप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना, पांचवा स्टेप इक्विवेलेंट ईएमएफ लिख लेना, छठवां स्टेप ठीक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेना, सातवें स्टेप में करंट आ जाती। सारे काम इसके बाद शुरू होंगे। यानी अगर सर्किट में कुछ और पूछा गया है तो 99%, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन मैं 99.99% केस में कह रहा हूँ कि इतना करने के बाद ही कहानी तुम्हारी आगे बढ़ पाएगी, अगर इसके अलावा कुछ पूछा गया है तो, ठीक है। तो इसका बी पार्ट जो है, चलिए बी पार्ट कर लेते हैं। अब बोला गया कि पैरेलल में जोड़े गए रेजिस्टेंसेस, तो बी पार्ट में आते हैं। देखिए फिर हम वही सारे स्टेप करेंगे। देखिए एक रेजिस्टेंस 2 ओम है जिसको मैंने R1 कहा, और पैरेलल में जुड़ा हुआ है 3 ओम जिसको हम R2 कहेंगे, ठीक है। इनको पैरेलल में जोड़ के एक बैटरी से जोड़ा गया इस तरीके से, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसका ईएमएफ 6.0 वोल्ट दे रखा गया था, तो इसे ई इक्विवेलेंट कहा जाएगा। ये सेल का या बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि 0 है, नेग्लिजिबल बोला गया है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सर्किट बना देना। दूसरा स्टेप होता है करंट को फ्लो करा देना। बेटा ये प्लस है, ये माइनस है, करंट हमेशा प्लस से निकलती है, तो करंट ऐसे जाएगी। जैसे ही आप पहुंचेगी, ध्यान से देखिए, करंट 2 पार्ट में टूट जाएगी। करंट का टूटना ही इस बात की पहचान है कि जिस जिस ब्रांच में ब्रेक हुई है करंट, वो ब्रांचेस आपस में पैरेलल में है, यानी उनके रेजिस्टेंस भी आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो ये देखिए I1 इससे आया, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज इग्नोर नहीं करी जा सकती। I2 इससे आया, करंट ईमानदारी से I1 ऊपर से आ गई और ईमानदारी से ये वाली करंट I2 यहां चली गई, और I1 I2 एक बार फिर से जुड़ के क्या बन गए, ठीक है। तो ऐसी पहचान है कि करंट जहां से ब्रेक हो और करंट जहां पर मिल जाए, रिकंबाइन हो जाए, वो ब्रांचेस आपस में पैरेलल हो जाती है। समझ में आ गया? सीरीज की पहचान, इसीलिए मैंने मिटाला नहीं, रब नहीं किया। सीरीज की पहचान वही वाला करंट, वही वाला, मैं सेम नहीं बोल रहा हूं, इसलिए शुद्ध हिंदी में कह रहा हूं, वही वाला, ठीक है। यानी जो करंट इससे पास हुआ है सेम वही इससे पास होना चाहिए, वही वाला पास होना चाहिए, सेम नहीं, ठीक है। सेम का मतलब तुम लोग ये भी लगा सकते हो कि सर ऐसा करते हैं 10 एम्पियर आया, मान लेते हैं 5 एम्पियर इसमें चला गया, 5 एम्पियर चला गया, इसमें तो सेम हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। सेम को आप मिसअंडरस्टूड भी कर सकते हैं कि सर 10 एम्पियर आ रहा था, 5 एम्पियर मान लेते हैं, 5 एम्पियर ऊपर चला गया, 5 एम्पियर नीचे चला गया, तो दोनों में सेम करंट तो हो गया, हुए तो सीरीज में, लेकिन नहीं,
मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूं, वही वाला करंट। तो इसमें जो वाला करंट जा रहा है, इसमें जौन सा वाला करंट जा रहा है, इसमें तौन सा वाला करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों आपस में कैसे हुए, पैरेलल में। बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज और पैरेलल की पहचान होना, अदरवाइज आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दो काम कर चुके हैं हम लोग। तीसरा काम क्या है, बैटरी के रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेना। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देंगे बिकॉज R1 and R2 are in parallel, therefore 1/R equivalent, वैसे दो वाले के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, R equivalent इक्वल टू R1 R2 upon R1 plus R2। ठीक है, मतलब ये अल्टीमेटली सॉल्व हो गए। दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते थे, R1 R2 upon R1 plus R2। केवल दो के लिए वैलिड होता है, अगर तीन होते तो भाई फिर ये इसी पे आना पड़ता। 1/R इक्वल टू 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। समझ गए? ठीक है, तो इस हिसाब से R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो कितना हो गया, 2 गुणे 3 बटे 2 प्लस 3, यानी कितना हो गया 6 बटे 5, यानी कितना हो गया 1.2। कितने स्टेप हो गए, 3। चौथा स्टेप क्या है, बैटरी का या सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ देख लेना जो कि 6.0 वोल्ट है। फिर अगला स्टेप होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेना। उसके बाद अगला स्टेप हो जाता है करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी का फॉर्मूला लगा देना। I बैटरी इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल r इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R इक्विवेलेंट। कंफ्यूजन ना हो इस वजह से फॉर्मूला आपको थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा, बट है नहीं, जब आप बार बार लिखते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। मैं बात वैसे भी कह चुका हूं, ये लिखा एक तरीके से V I इक्वल टू V अपॉन R ही है, ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में बारीक सा डिफरेंस होता है, तो गलती ना हो इस वजह से मैं EMF के टर्म्स में लिखता हूं, मैं वोल्टेज के टर्म्स में नहीं लिखता जानबूझ के। ठीक है, I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R इक्विवेलेंट। तो बैटरी से जो करंट यहां निकल रही है उसको मैंने किससे डिनोट किया है, I से। I बैटरी के प्लेस पे I लिख दिया, इक्विवेलेंट 6 है, ये 0 है और ये कितना है 1.2। तो I इज इक्वल टू 60/12, 12 पंचे 60, यानी ये 5 एम्पीयर हो गया। तो हमारा दो सवाल पूछे गए थे, इसमें भी रेजिस्टेंस का सर्किट ड्रॉ करना था और करंट कितनी ड्रॉ करी जा रही वो निकालना था, दोनों हमने। यानी बेसिक के हिसाब से सर्किट का जो बेसिक फंडामेंटल है, कैसे सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वो मैंने इन दोनों पार्ट्स में आपको करके दिखा दिए। अब अगले सवाल में हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21st क्वेश्चन जो है लिखा है, द रजिस्टर of 6 ohm is connected in series with a resistor of 4 ohm. Full stop. The potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate A part the current in the circuit, B part the potential difference across 6 ohm resistor. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, पहले तो सर्किट डायग्राम बनाइए। एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, सर्किट छोटा ना बनाया करें, स्पेस लेके थोड़ा सा बनाया करें ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, इसको देख लीजिए। पहले एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का है, और इसको कनेक्ट किया गया है किसी चीज से जिसने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 20 वोल्ट का। अब कॉमन सेंस की बात है, बहुत ध्यान समझिए। 20 वोल्ट का रेजिस्टेंस दिया है, सॉरी 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। उन्होंने ना बताया सेल है, ना बताया कि बैटरी है, ना बताया कि उस सेल या बैटरी में कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट है। तो आप इसको कैसे लेंगे मैं वो बता रहा हूं। जब कभी ऐसा दिया जाए क्वेश्चन में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल अप्लाई किया गया है वो इतने वोल्ट है, तो आप ऐसा माना करो कि हमको एक सेल या एक बैटरी मिली है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं है, ठीक है, और उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो उतने वोल्ट है जितना दिया गया है। आई बात समझ में? बहुत आसान तरीका। अगर आपको सर्किट में ये दिया जाए कि इतने वोल्ट की सप्लाई है, तो आपको क्या मान के चलना है कि आपको उतने वोल्ट के ईएमएफ की एक बैटरी या सेल दी गई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, शून्य है। बात समझ में आ गई? वैसे भी जब हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया होगा तो हमने बताया होगा
कि ऐसा सेल या बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है उसका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कैसे? फॉर्मूला पढ़ाया था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, अगर याद हो तो। ठीक है, तो अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 कर दी तो V बराबर क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, यानी सेल का ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कोई जुगाड़ व्यवस्था वाला काम नहीं किया मैंने एग्जैक्टली जो साइंटिफिकली थ्योरेटिकली जैसा भी कली होता है वो हमने उसके हिसाब से काम किया। समझ गए? अब क्वेश्चन करना आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। पहला पार्ट पूछा गया था करंट इन द सर्किट। ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसके आगे कोई काम हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो वो तो हम बिना कहे करते ही करते, लेकिन उन्होंने ए पार्ट में कह दिया करंट निकालो। तो पहला स्टेप होता था सर्किट ड्रॉ करना, दूसरा स्टेप होता था करंट को फ्लो कराना। तो हमने करंट को फ्लो कराया, आई करंट फ्लो करेगी, वही वाला करंट देखो फ्लो कर रहा है, इसका मतलब R1 R2 किस में हो गए? सीरीज में। ठीक है, तुम लिखेंगे बिकॉज R1 एंड R2 आर इन सीरीज, देयरफॉर जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो R1 प्लस R2 के सम के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर R इक्विवेलेंट R1 6, ये 4 कुल मिला के 10 ओम हो गया। अगला स्टेप होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ लिख लिया जाए जो कि 20 वोल्ट ले लिया हमने। ठीक है, फिर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे लिया जाए जो कि 0 है। तो हम क्या करेंगे? अगला फॉर्मूला I बैटरी इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट, अब तो याद हो गया होगा, स्मॉल r इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, जो बैटरी से करंट निकल रही है वही करंट निकालनी थी, यानी बैटरी से निकलने वाली करंट I है। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है? 20, स्मॉल r 0, कैपिटल R 10, I का वैल्यू कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं पाते। खैर, अब हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि यहां तक तो करना ही पड़ता है, इसके और कुछ पूछा है इसके बाद तो फिर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट, ये सब के अलावा भी अगर कुछ पूछ लिया गया तो फिर आपको इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो क्या पूछा गया? बी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। बहुत ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे मैं क्या कहूं? उसे मैं कह दूं VR1, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे क्या कह दूं? VR2। अब कुछ मूर्ख सोचेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आया, हमको कैसे पता? तो एक बढ़ौत है अपने यहाँ, ओम्स लॉ, जिसके नाम से आप जानते हैं। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो V बराबर IR होता है कि नहीं होता है? यानी अगर I और R को मल्टीप्लाई कर दे, अगर 0 ना आए तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो देखिए I का वैल्यू तुम निकाल चुके हो 2, बात को समझो, इसका मतलब 2 एम्पियर यहां से भी पास हुआ और 2 एम्पियर इसमें से भी पास हुआ। तो अगर मैं I इंटू R यानी 6 दूनी 12, 0 आया क्या? नहीं, यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आया। वैसे एक बात बहुत अच्छी आपको बताऊं, पहचान कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। जिस प्रकार बिना प्रेशर डिफरेंस के पानी नहीं बहता, जिस प्रकार टेम्परेचर डिफरेंस के बिना हीट नहीं बहती, उसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट नहीं बहती। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं, आएगा या नहीं आएगा, ये इस बात से ही क्लियर हो गया कि करंट इस वाले रेजिस्टेंस में यहां से यहां बाईपास हो गई, पार हो गई। तो करंट अगर इसके थ्रू फ्लो हुई है तो इसका मतलब इसमें क्या रहा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, तभी तो करंट का फ्लो हो पाया। और अगर इसमें भी करंट इस एंड से होते हुए इस एंड में निकल गई, पार हो गई, तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने वाले ने तो केवल हमसे 6 वाले से पूछा, मैं 4 वाले का भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज है जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हुई है, इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर इसके थ्रू भी करंट फ्लो हुई है तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता किससे है? ओम्स लॉ से। बात समझ में आ गया? तो अगर मुझसे कोई कह दे कि VR1 निकालो तो मैं क्या कर दूंगा? R1 में कौन सी करंट है? I, और रेजिस्टेंस कितना हो गया? R1। मुझसे कोई कह दे पोटेंशियल R2 निकालो तो R2 में भी कितना करंट जा रहा है? I।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फॉर्मूला है I इंटू R1 I इंटू R2, जितना I इंटू जितना R, बात खत्म, नहीं समझे। अब ये इत्तेफाक की बात है कि यहाँ सीरीज सर्किट है तो दोनों में I सेम है। अगर पैरेलल होता तो दोनों का I अलग होता, दोनों का R अलग होता, तो हम करस्पॉन्डिंग I इंटू आर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। करस्पॉन्डिंग I इंटू आर करना है कुल मिला के, नहीं समझे। अगर तुम्हें इसका V चाहिए तो इसमें से कितना I जा रहा है और इसका R कितना है, ये मल्टीप्लाई करना है। तो कितना I जा रहा है 2, कितना R है 6, कितना हो गया 12 वोल्ट। सवाल में तुमसे इसका जवाब पूछा गया था, ठीक है। और इसमें कितना हो जाए, करस्पॉन्डिंग I, रेजिस्टेंस कितना R2, I है 2, R2 कितना 4, कुल मिला कितना हो गया 8 वोल्ट। वैसे आना भी चाहिए था, क्यों आना चाहिए था, आंसर चेक करने के बाद बता रहा हूं भाई। ये तो हमने माना ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि हमने कितना वोल्ट लगाया, टोटल 20 वोल्ट। ये तो हमारा इमेजिनेशन था क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है। टोटल सप्लाई कितनी दी तुमने, 20 वोल्ट। और सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, एडेबल होता है, ठीक है। इस पे पोटेंशियल कितना आया 12, इस पे कितना आया 8, 12 8 20, तो 20 तो लगाया था तुमने। इसका मतलब क्वेश्चन सही किया गया है, मतलब सॉल्व सही किया गया, क्वेश्चन में सही आई है। आई बात समझ में, याद अगर है देन ओके, अगर नहीं याद है तो फिर आप बेकार है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में छोटे छोटे फंडे होते हैं और वो अगर आपको दिमाग में रहते हैं तो आप क्वेश्चन को समझ भी सकते हो। मतलब लाइट का क्वेश्चन और इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा आंसर चेक हो जाता है, ठीक है। मतलब आपने 12 वोल्ट निकाला, ये 8 वोल्ट निकाला, ये सही है कि नहीं सही है, इस बात से पता चल गया कि भाई इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल लगाया गया था 20 वोल्ट, क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे तो अगर मैं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दूं तो अगर उतना ही पोटेंशियल आ जाए जितना हमने टोटल लगाया था, तो इसका मतलब सीरीज की कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने देख करके देखा कि इसमें 12 आया था, इसमें 8 आया था, दोनों सीरीज में थे, 12 8 20 किया तो 20 ही लगाया गया था, तो इसका मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 22, बात ना करें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं। 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel to a cell to draw 0.5 ohm from the cell। क्वेश्चन का पहला पार्ट है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, बी पार्ट है कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर। फटाफट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया 4 ohm, चलो 6 ohm पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये हो गया 4 ohm, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है सेल, और देखिए सेल में इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं हुआ है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जिस सेल का इस्तेमाल किया गया उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। भाई दो तरीके से पता होता है क्वेश्चन में, आइडिया दे देता हूं। या तो क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा या तो निकालना पड़ेगा। अगर ना दिया है और ना निकालने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, नहीं। आई बात समझ में। इक्विवेलेंट ईएमएफ का हिसाब किताब नहीं है, इसमें पता नहीं कितना ईएमएफ है, बस ये जरूर बताया गया कि सेल से जो करंट निकल रही है, आई करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी या सेल व्हाटएवर जो भी है, वो कितना निकल रही है, 0.5 एम्पियर निकल रही है। तो ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट कर दिया, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले आपको इसको प्रोसेस से बताता हूं, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट से बताता हूं, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 0.5 एम्पियर जब इसमें जाएगी बेटा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर आधा आधा करंट जाएगा कि कम ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहचान बता देता हूं। अगर रेजिस्टेंस 2 ब्रांचेस में, 3 ब्रांचेस में अगर डिवाइड हो रहा है और हर ब्रांच में रेजिस्टेंस अगर बराबर बराबर है तो बराबर बराबर शेयर जाएगा, बराबर बराबर शेयर जाएगा। यानी 3 ब्रांचें हैं तो I/3 I/3 I/3, 2 ब्रांचें हैं तो I/2 I/2।
लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम ज्यादा है तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट उसमें कम जाएगी। ठीक है, यानी पहली बात तो हो गया कि अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट अलग अलग जाएगी। ठीक है, दूसरी बात थोड़ा एडवांस में आगे हमने बता दी आपको कि उसमें आप आंसर जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 6 वाले में और 4 वाले में आप देखेंगे कि 6 वाले में करंट कम है और 4 वाले में करंट ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। ये R1 मान लेता हूं मैं और ये R2 मान लेता हूं मैं। ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। I1 और I2 हमको दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात यहां पे जो अपने को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पे देखिए I जो है वो I1 और I2 में ब्रेक हुआ है, राइट। अगर मैं A पॉइंट की बात करूं और इसकी B की बात करूं तो एट A की अगर बात हम करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि जो I है वो I1 और I2 दो पार्ट में ब्रेक हुआ है ना। ठीक है, I का वैल्यू कितना दिया गया है 0.5 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। वी हैव इक्वेशन नंबर 1। ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल है, बिल्कुल अलग टाइप का सवाल हो गया। क्योंकि अब आप कहोगे सर अलग टाइप का कैसे, तो आप नोटिस करिए कि हमने क्या बताया था 99.99% केसेस में हमें करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालनी पड़ती है। इस क्वेश्चन में पहले से दी थी। ठीक है ना, तो फर्जी क्यों करें। आई बात समझ में। तो पहला स्टेप समझ में आ गया आपको। ए पॉइंट पे आई दो पार्ट में टूटी है तो आई बराबर आई प्लस आई टू। आई की वैल्यू 0.5 आई प्लस आई टू इक्वल टू ये होगी। ठीक, अब गौर से देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल हैं बिकॉज R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। बोलो, तो अगर पैरेलल है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पा पो ऐसे याद कराया था हमने। पा पो, पा से पैरेलल, पो से पोटेंशियल। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों पैरेलल में है, जो कि है, यहाँ पहचानना सीख गए होगे कि कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल अक्रॉस R1 एंड पोटेंशियल अक्रॉस R2 सेम होगा। पोटेंशियल किससे निकलता है, ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग I क्या है, I1, और ये क्या हो गया R1। समझ गया ना, करस्पॉन्डिंग I करस्पॉन्डिंग R। यहाँ भी करस्पॉन्डिंग I और करस्पॉन्डिंग R। R1 कितना है 6, R2 कितना है 4। ठीक है, तो कितना हो गया I1 बराबर 2/3 I2 हो गया। ठीक, अगर मैं I1 को उठा के पुटपुटा दूं, है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 0.5 इज इक्वल टू I1 की जगह हो गया 2/3 I2 और ये I2 हो गया, कितना हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 5 I2/3। कोई दिक्कत, तो ये हो गया 10, ये हो गया 1 और ये कुल मिला के I2 इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। I2 की वैल्यू यहां रख दो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। I1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू I2, I2 इज 0.3, 0.1 इंटू 2 0.2। अब देखो हम कैसे पहचान करेंगे कि सही किया कि गलत कर दिया। सीधी सी बात है, आप यहां देखिए। ठीक है, पैरेलल में करंट एडेबल होती है, सीरीज में पोटेंशियल एडेबल होता है और पैरेलल में करंट एडेबल होती है। फंडे चेक हो जाएंगे। तो पैरेलल में करंट एडेबल होती है, तो अगर टोटल करंट 0.5 आ रही थी यहां से, तो इसमें और इसमें जितनी गई अगर दोनों को जोड़ दे तो 0.5 आ जाना चाहिए, राइट। तो हमने निकाला 0.3, 0.5 ऐड करो, 0.3, 0.2 ऐड करो, कितना आया 0.5। इसका मतलब सही आएगा समझ में, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ दी भी होती, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमने आपको केवल आपकी सुविधा के लिए बता दिया है। अदरवाइज ऐसी कोई बात यहाँ पे यूज नहीं हो रही। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है। इसमें सिंपल हमने एक शॉर्टकट का केस भी पढ़ाया था, अभी हम डिस्कस करते हैं उसको। इसमें बैटरी से हम जो कर सकते थे वो काम उन्होंने ऑलरेडी करके दे दिया है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया था, इस वजह से इसका कोई रोल यूज नहीं हो पाया। आगे बात समझ में, ठीक है। बाकी रह गई बात शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट अगर आपको याद हो तो बताएं। चलिए अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर लेते हैं। शॉर्टकट मैंने ये बताया था, बताए दे रहे हैं, देखिए। शॉर्टकट ये है
ऐसे समझिए कि अगर दो, ये पहली बात तो ये जो शॉर्टकट है केवल दो रेजिस्टेंस के लिए, ध्यान दीजिएगा ये केवल दो रेजिस्टेंस के लिए है। अगर दो रेजिस्टेंस, जैसे कि इस क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंस दिए गए थे और हमें ये बताया गया था कि टोटल कितना करंट इन हो रहा है, और ध्यान सुनिएगा इस ब्रांच में अगर करंट I1 जाए और इसमें I2 जाए और बाद में I ऐसे निकल जाए, तो शॉर्टकट ये होता है, बहुत सिंपल तरीका है, इसमें जो I जा रही है वो I टाइम्स R1 प्लस R2 से डिवाइड होगा। ऐसे समझिए, पहली चीज आप ये समझिए कि I से तो मल्टीप्लाई होना ही होना है, चाहे आप I2 निकालो चाहे I1 निकालो। फिर आपको क्या करना है, डिवाइड में R1 प्लस R2 तो लिखा ही जाएगा, याद करने का तरीका बता रहा हूं दोनों में। अब बस फर्क इतना है, I1 वाले में R2 से मल्टीप्लाई होगा, I2 वाले में R1 से। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में ठीक है, हम यहीं पे अप्लाई कर दें ऊपर। यहां देखो, अगर मुझे I1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टोटल करंट कितना था 0.5, ठीक है ओके। अगर मुझे I1 चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, R2 से, यानी 4 से। I1 चाहिए था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में टोटल का सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 0.4 इंटू 0.5 कितना हो गया 0.2 एम्पियर। I1 की वैल्यू 0.2 एम्पियर। कहां गया I1 की वैल्यू 0.2 एम्पियर। अच्छा ये I1 है, I1 की वैल्यू 0.2 एम्पियर, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ I2 निकालना, तो कैसे करेंगे, I2 निकालना, टोटल करंट 0.5 होनी है, I2 निकाल रहे हो तो R1 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 6, और टोटल 6 प्लस 4 यानी 0.6 अपॉन 2 यानी 0.3 एम्पियर। I2 की वैल्यू 0.3 और ये अलाउड है 10th ICSE स्टैंडर्ड पे, ठीक है, क्योंकि बुक में आ गया है, इसको आप सीधा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब मुझे नहीं लगता कि आप इसको देख रहे होंगे, अब साफ छोटा ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आगे अभी है क्वेश्चन नंबर, हम लोग 22 कर रहे हैं, अभी 31 तक क्वेश्चन है, तो अगले टर्न पे बाकी करेंगे।